नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत चल रही है, जिसमें अध्याय क्रमांक 4 पढ़ रहे हैं। नाम है जलवायु। इस अध्याय में हम भारत की जलवायु से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसून वापसी की ऋतु की। मानसून आ चुका है, भारतीय क्षेत्र में मानसून कर चुका है, मानसून में विराम भी आया था, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भी बातें हुई थी। अब हम बात करने वाले हैं मानसून वापसी की। अब मानसून वापसी की बात हो रही है, उससे पहले कुछ बातें जान लीजिएगा कि मानसून आया कैसे था। तो मानसून आने के लिए आपने ये बातें पढ़ी थी कि जो आपकी सूर्य की अवस्थिति है, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों को आपने देखा था। जैसे जैसे कि आपकी ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, फिर आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य की स्थितियां कहां रहती है? जून के समय में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रहता है। जुलाई, आपके जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर के महीने में सूर्य कहां चला जाता है? विषुवत रेखा पर चला जाता है। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में सूर्य कहां चला जाता है? मकर रेखा पर चला जाता है। यही स्थितियां आपने देखी थी। आपने जून वाली स्थिति देख चुके हैं कि जून वाली स्थिति में जब सूर्य मकर रेखा पर था, सूर्य कहां था? सॉरी, कर्क रेखा पर था। सूर्य की स्थिति कहां थी भाई? कर्क रेखा पर सूर्य था। और कर्क रेखा कहां पर है? ये रही। सूर्य कहां पर चमक रहा है? जून के समय में यहां पर आपके कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है। भारतीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है। जून के बाद में जुलाई, अगस्त, इन समय में यहां पर सूर्य की किरणें सीधी गिर रही है और यहां पर आपके तापमान अधिक है। तो इस पूरे क्षेत्र में आपके निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है और यहां पर जो दक्षिणी गोलार्ध की जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो भारतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करती है और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में यहां पर अच्छी वर्षा करती है। कौन सी पवनें? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में इन व्यापारिक पवनों के द्वारा अच्छी वर्षा की जाती है, जिसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर भारतीय मानसून कहते हैं। अब ये भारतीय मानसून का आगमन कैसे हुआ? जब सूर्य यहां पर लंबवत चमका, तापमान में वृद्धि हुई, तो यहां पर आपके लो प्रेशर बना और ये लो प्रेशर ने पवनों को अपनी ओर आकर्षित किया। अब समय क्या आ चुका है? समय आ चुका है कि जून से आपके मानसून ऋतु प्रारंभ होती है। जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर के महीने में आते आते सितंबर के समय आते आते सूर्य कहां चला जाता है? विषुवत रेखा पर सीधा चला जाता है। यानी कि यहां पर तापमान कम मिलेगा। जब तापमान कम मिलेगा, क्या होगा? तापमान कम मिलेगा तो यहां पर आपके उच्च दाब के अंदर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब एक दूसरे से विपरीत संबंध रखते हैं। इनके बिल्कुल भी बनती नहीं है। एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घटेगा। तो स्थितियां क्या बनेगी? स्थितियां ये बनेगी कि जो ये आपका भारतीय क्षेत्र है, इस भारतीय क्षेत्र पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं रहेगी। जब लंबवत नहीं रहेगी तो ये कहां रहेगी? तो ये किरणें लंबवत रहेगी आपके यहां पर विषुवत रेखा के क्षेत्रों में। कहां पर? 0 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। तो यहां पर आपके तापमान कम होने लग जाता है। तापमान कम होने लग जाता है तो यहां पर उच्च दाब बनता है। इसके विपरीत हिंद महासागर वाले क्षेत्र में लो प्रेशर बनता है, निम्न वायुदाब। पवनें कैसे चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनों का प्रवाह होता है और इसी वजह से अब ये जो पवनें यहां पर स्थलीय भाग, जो जलीय भाग से स्थल की ओर चल रही थी पहले मानसून ऋतु के दौरान, ये पवनें आपके सितंबर महीने के बाद से यहां पर आपके स्थलीय भाग से समुद्री भाग की ओर चलने लगेगी। अब जब ये पवनें यहां तक पहुंच रही थी, ये पवनें धीरे धीरे अपनी दिशा वापस करती जाती है, पूरी महासागरों की ओर जाने लग जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु या फिर मानसून वापसी की ऋतु, या इसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। अब ये पौने किस प्रकार से वापस जाती है, तो इनकी दिशा आप फटाफट से देख लीजिएगा कि ये पौने किस प्रकार से वापस जाती है। तो इनका देखिएगा यहां पर इस पूरे क्षेत्र में हाई प्रेशर बना हुआ है। अब पौने किस प्रकार से जाएगी? इन पवनों की वास्तविक स्थिति तो एकदम देखिएगा, यहां पर पौने कैसे आई थी? दक्षिण पश्चिम से आई थी। अब जब यहां से इनका जाने का समय आएगा तो इनकी दिशा तो ओरिजिनली दिशा तो इनकी उत्तर पूर्व रहती है, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवने। अब इनकी दिशा, ये आदर्श स्थिति होती है जो केवल और केवल महासागरीय क्षेत्रों में रहती है। इन पर ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के प्रभाव के कारण इनकी स्थितियां कैसे रहती है? जैसे यहां पर प्रारंभ में ये जो मैदानी क्षेत्रों में इनकी दिशा होगी रहेगी, ये दिशा रहेगी इनकी पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रारंभ में दिशा कैसे रहेगी? ये दिशा रहेगी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये पवने चलेगी।
जैसे ये पौने यहां पर गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में पहुंचेगी, यानी कि जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र है यहां पर ये पौने पहुंचेगी, तो ये पौने यहां पर आपके उत्तर पश्चिम दिशा से आने लग जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर चलने लग जाएगी। और जैसे यहां पर अरब बंगाल खाड़ी वाले क्षेत्र में महासागरीय क्षेत्र में आएगी, तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पौने स्थलीय भाग से महासागरों की ओर जाती है, और ये अधिकांश क्षेत्रों में ये पौने यहां पर क्या रहेगी, ये आपके शुष्क क्षेत्रों से होकर आती है, इसलिए यहां पर इनमें आर्द्रता नहीं रहती है, ये शुष्क पौने रहती है और वर्षा नहीं कर पाती है। केवल और केवल यहां पर जो आपके बंगाल खाड़ी से होकर ये पौने गुजर रही होती है, ये पौने फिर से आपके कोरोमंडल तट पर प्रवेश करती है तमिलनाडु में, और यहां पर इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अच्छी वर्षा करती है कोरोमंडल तट पर। और ये कोरोमंडल तट है वो वर्षा ऋतु के दौरान शुष्क रहा था, और ये वर्षा ऋतु के लौटते हुए मानसून से अब वर्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये मानसून, लौटते हुए मानसून की कुछ विशेषताएं होती है जो मैंने आपको फटाफट से आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अब चलिए इसको विस्तार से आगे जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं, कैसे मानसून आया था, आने का कारण सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति थी, सूर्य की किरणों का लंबवत चमकना था, जिसकी वजह से आपके उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब के केंद्र एक दूसरे स्थान से स्थापित होते जाते हैं उत्तर दक्षिण दिशा में। अब जो यहाँ पर आपके सूर्य जैसे दक्षिण की ओर जाएगा, तो जो यहाँ पर जो हमारे पहले जो लो निम्न वायुदाब का केंद्र यानी कि जो मानसून का गर्त बना हुआ था, ये गर्त आपके दक्षिण की ओर खिसकेगा, और इसकी वजह से पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यही लौटता हुआ मानसून होता है। अब ये लौटता हुआ मानसून हो गया। अब कब बनता है ये, अक्टूबर नवंबर के समय में स्थितियां क्या बनती है, जो मानसून का गर्त है कौन सा, जो लो प्रेशर बिंदु है, कौन सा लो प्रेशर बिंदु, ये वाला निम्न वायुदाब का केंद्र, जो सूर्य की जो है आपके सूर्य की किरणों के अधिक सीधी, सूर्य का तापमान अधिक प्राप्त होने जाने के कारण इन जो समुद्री आर्द्र पवनों को स्थलीय भाग की ओर आकर्षित करने वाला क्षेत्र था, यह क्षेत्र आपके दक्षिण की ओर खिसक जाता, कमजोर हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है, भारतीय क्षेत्र में यह मानसून गर्त कमजोर होता जाता है, और धीरे धीरे यह निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण की ओर स्थापित होने लग जाता है, और इसकी जगह क्या हो जाता है, भारतीय क्षेत्र में इस निम्न वायुदाब के गर्त की जगह उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। कहां पर, यहां पर जो निम्न वायुदाब का केंद्र था ये तो हट जाता है, इसकी जगह बन जाता है हाई प्रेशर बिंदु, और जब हाई प्रेशर बनेगा तो यहां पर पवने आएगी नहीं, यहां से पवने जाएगी, इस प्रकार से ये जाएगी, इस प्रकार से जो आपके गंगा घाटी के क्षेत्र से होते ऐसे जाएगी, यहां पर स्थलीय भागों से इस प्रकार से इनका प्रवाह रहेगा, यानी कि जिस दिशा से आपके मानसूनी पवने आई थी उसी दिशा में पवने वापिस लौट जाती है। अब यहां पर क्या होता है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे वापस लौटने लग जाती है। ये हवाएं धीरे धीरे कमजोर होती है, अचानक से दिशा नहीं बदलती है, धीरे धीरे हवाएं कमजोर होती है। जैसे किस प्रकार से जाता है मानसून, तो मानसून देखिएगा अक्टूबर के आरंभ तक मैदानी क्षेत्रों से वापस चला जाता है। ये किस किस दिशा से जाता है, तो इसके लिए आप देखिएगा, जब आप देखेंगे कि यहां पर आपके सबसे पहले, अब मानसून सबसे पहले कहां पर आया था, मानसून सबसे पहले आया था 25 मई को आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हम बात करें मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि में सबसे पहले मानसून यहां पर मालाबार तट पर आता है 1 जून के दिन। सबसे अंत में कहां आता है, सबसे अंत में आता है इस राजस्थान वाले क्षेत्र में 15 जुलाई के समय में। अब यहां पर स्थितियां ये होती है कि जिन क्षेत्रों पर मानसून सबसे बाद में आया था वहां से मानसूनी पवने सबसे पहले लौटेगी, और जिन क्षेत्रों पर मानसून सबसे पहले आया था वहां से मानसूनी पवने सबसे देरी से लौटेगी। अर्थात उत्तरी भारत में मानसून देरी से पहुंचता है, पहले दक्षिणी भारत में पहुंचता है, तो सबसे पहले मानसून उत्तरी भारत से लौटेगा और सबसे बाद में दक्षिणी भारत से मानसून की पवने वापस जाएगी। अब जब आपके सितंबर के पहले सप्ताह में यानी कि 1 सितंबर से मानसून पश्चिमी राजस्थान से लौटना प्रारंभ कर देता है, और 15 सितंबर आते आते मानसून राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के उत्तरी भागों से वापस लौट चुका होता है। फिर आपके अक्टूबर महीना आते आते मैदानी क्षेत्रों से अधिकांशतः मानसून लौट चुका होता है, और 15 अक्टूबर तक मानसून केवल आपके प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भागों तक ही शेष रह जाता है। जैसे जैसे आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्रों में मानसून रह जाता है, और बाकी पूरे भारतवर्ष से मानसून वापस लौट चुका होता है। ये लौटने का समय रहता है, जैसे आपके 1 सितंबर के इसी रेखा से यहां से लौटता है, 15 सितंबर तक यहां से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लौट जाता है,
1 अक्टूबर तक यहाँ पर आपके महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, यहाँ से सब स्थानों से लौट चुका होता है। फिर आपके 15 अक्टूबर तक ये मानसून नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना यानी कि इन जो आपके छोटा नागपुर का पठार है, ये आपके नर्मदा तापी घाटियां हैं, महानदी घाटी है, गोदावरी घाटी, यहाँ से लौट चुका होता है। और फिर आपके 15 अक्टूबर 1 नवंबर तक आते आते आपके केवल और के आपके हैदराबाद वाले क्षेत्र से लौट चुका होता है। और फाइनली सबसे अंत में मध्य दिसंबर तक मानसून पूरे भारतवर्ष से वापस लौट चुका होता है। तो इस प्रकार से ये मानसून के लौटने की आपके विभिन्न तारीखें आपके सामने मानचित्र में दर्शाई गई है। अब अक्टूबर और नवंबर का समय होता है, यह समय एक संक्रमणकालीन समय होता है। संक्रमणकालीन समय किस प्रकार का, तो यहां पर जो वर्षा ऋतु है जिसमें तापमान अधिक होता है, गर्म ऋतु रहती है। इसके बाद में जो ऋतु आएगी उस ऋतु में तापमान कम होता है, ठंडा समय रहता है। तो ये वर्षा ऋतु से आपके ग्रीष्म का, वर्षा ऋतु की गर्म दशाओं से शीतकाल की ठंडी दशाओं में जाने का एक संक्रमणकालीन समय होता है, जिसमें दोनों प्रकार की स्थितियां साथ साथ देखने को मिलती है। वो संक्रमणकालीन समय रहता है अक्टूबर नवंबर का महीना। अब जब मानसून वापस लौट रहा है, जब मानसूनी पवने भारतीय क्षेत्र से लौट चुकी होती है, ये पवने इस प्रकार से जब वापस जा रही होती है, तो ये जाती हुई पवनों की वजह से यहां पर क्या हो जाता है, वायुमंडल में जो आकाश आसमान में बादल छाए हुए थे, ये बादल साफ होने लग जाते हैं, बादल छटने लगते हैं, आसमान साफ होने लगता है ये। और जब आसमान साफ होगा तो सूर्य की किरणें अधिक मात्रा में धरातल पर पहुंचेगी और धरातल अधिक गर्म होगा, यानी कि तापमान में वृद्धि होती जाएगी। जब दिन के समय में तापमान में वृद्धि होती रहेगी और सूर्य आपके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा चुका होता है, तो इस वजह से यहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ रहा होता है। तो यहां पर आपके क्या होता है, दिन गर्म तो होता है लेकिन ग्रीष्म काल में होता है उतना गर्म नहीं होता है। इसलिए जैसे यहां पर रात्रि ढलती है तो रात्रि आपके सुहानी होने लग जाती है। तो आसमान साफ होने के कारण यहां पर दिन तो गर्म होता है लेकिन रातें ठंडी और सुहावनी होने लग जाती है। इस प्रकार का एक संक्रमणकालीन समय होता है। तो इस समय के दौरान आपके कुआर की उष्मा पैदा होती है। अब कुआर की उष्मा क्या होती है कि यहां पर आपके बादल हट चुके होते हैं, तो सूर्य की किरणें आपके ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी अभी वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है, तो वायुमंडल में भी नमी बनी हुई है, यानी कि आर्द्रता बनी हुई है, और हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी में भी आर्द्रता बनी हुई है। तो एक तरफ तो यहां पर तापमान में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ आर्द्रता पहले से बनी हुई है, तो तापमान और आर्द्रता युक्त दशाएं एक साथ उत्पन्न होती है, तो वो उमस की स्थिति पैदा हो जाती है। और इस उमस को कुआर की उमस या कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं। इसे अक्टूबर की उमस या अक्टूबर की उष्मा भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखोगे तो कार्तिक महीना रहेगा और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखोगे तो अक्टूबर का महीना रहेगा। तो इसे क्वार की उमस कहते हैं। ये स्थितियां किस प्रकार की होती है, आप ग्रीष्म ऋतु में कूलर चलाते हैं, कूलर का प्रयोग तो करते ही है भाई, एसी तो सब प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन कूलर तो अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। जब आप कूलर प्रयोग करते हो तो एक दिन ऐसी स्थिति देखना, कूलर चालू करना, अपने कमरे के खिड़की दरवाजे सारे बंद कर देना और कूलर को कमरे के अंदर रखना। आप थोड़ी देर बाद में महसूस करेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि पूरे आपके कमरे में आपको उमस हो गई, आपके शरीर पे चिपचिपाहट लगने लग जाती है, पूरे कमरे में उमस उमस लगने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो कूलर आपके आर्द्रता युक्त पवने भेजता है, कूलर के पानी की वजह से जो आर्द्रता युक्त पवने लगातार आपके कमरे में बन रही है, कमरे का तापमान पहले से क्या है, बढ़ा हुआ है, तो कमरा गर्म हो चुका है और उसमें आपके आर्द्रता युक्त वो पवने आ रही है, तो इस वजह से क्या होता है, एक उमस और चिपचिपा सा मौसम बन जाता है। वही मौसम आपके इस कुआर की उमस के दौरान रहता है कि जो पूरा आपका वायुमंडल है उसमें उमस है, तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से पूरे वायुमंडल में क्या है, नमी की मात्रा बढ़ी हुई है और आपके सूर्य का तापमान सूर्य तब बढ़ रहा है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपके उमस की स्थिति पैदा हो जाती है, ये कुआर की उमस कहलाती है। अब यहां पर अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ आता है, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद का समय आता है, तो यहां पर तापमान तेजी से कम होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि सूर्य आपके दक्षिणी गोलार्ध में काफी दूरी तक पहुंच चुका होता है, तो यहां पर तेजी से क्या हो जाता है, तापमान गिरने लग जाता है, यानी कि शीतकाल आने लग जाता है धीरे धीरे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के बाद से। अब जब यहां पर नवंबर की शुरुआत होती है, तो नवंबर की शुरुआत में जो आपके कम दबाव वाला क्षेत्र जो उत्तरी पश्चिमी भारत था, वो बंगाल की खाड़ी की ओर स्थानांतरित हो जाता है।
कम दबाव वाला क्षेत्र कहां पर था, यहां पर उत्तरी पश्चिमी भारत में था। और नवंबर की शुरुआत में यह कहां तक चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, निम्न वायु दाब का केंद्र। इससे क्या होता है, इससे यहां पर आपके चक्रवाती निम्न वायु दाब बन जाए। यहां पर आपके जो बंगाल की खाड़ी और जो अंडमान सागर है, यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर चक्रवात बन जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से बनने के बाद में ये भारत के पूर्वी तटों की ओर प्रवेश करते हैं। पूर्वी तटों पर इनका प्रभाव कहां पर होता है, तो ये पूर्वी तटों को प्रवेश करते हैं और यहां पर देखिएगा इनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है, कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र है, कावेरी का डेल्टा क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये बहुत ही विनाशकारी चक्रवात होते हैं और इन जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के सघन आबादी वाले डेल्टा क्षेत्र हैं वहां पर ये प्रवेश करते हैं और यहां पर ये भयंकर तबाही मचाते हैं। प्रवेश कहां पर करते हैं, ये आपके गोदावरी डेल्टा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में आता है। कृष्णा का डेल्टा कहां है, ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में है। कावेरी का डेल्टा कहां है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निकट। अब ये चक्रवात कई बार इन क्षेत्रों के अलावा यहां पर ओडिशा में भी आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं भाई, ओडिशा वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, यहां तक आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी कि इन तटीय क्षेत्रों को प्रवेश करते हुए देश के भीतरी भागों में भी इन चक्रवातों का प्रवेश हो जाता है। और कई बार आपके नवंबर के महीने में यहां पर आपके हल्की वर्षा की स्थितियां आप देखने को मिलती है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इन्हीं चक्रवातों की वजह से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट कहां पर है, ये वाला भाग है आपका कोरोमंडल तट। तटवर्ती प्रदेश आपने पढ़ रखे हैं, उनमें हमने कोरोमंडल तट की चर्चाएं की है और वही कोरोमंडल तट है। अब यहां पर इन्हीं चक्रवातों की वजह से इससे आर्द्र पवने आती है और इस पूरे इस क्षेत्र में आपके वर्षा करते हैं। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है कोरोमंडल का तट, यहां पर आपके बहुत ही अच्छी मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। और ये वर्षा आपके इन्हीं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है, या इसे आप कह सकते हैं कि जो ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने आ रही है या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने आ रही है, इन पवनों की वजह से यहां पर अच्छी खासी मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। और ये कोरोमंडल तट ग्रीष्म काल के दौरान यानी कि वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है। तो इस वीडियो, ये था आपके वीडियो का लर्निंग आउटकम्स रहता है भारतीय क्षेत्र में जो आपके मानसून के लौटने की ऋतु होती है, मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु होती है, उसकी आपके जलवायुविक दशाएं, मौसमी दशाएं और उनकी विशेषताएं होती है। आपके लर्निंग आउटकम्स के रूप में आपने इन बातों को अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से सीख लिया। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मानसून वापसी की ऋतु के समय उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन डेल्टाई क्षेत्रों में आते हैं। मानसून वापसी के समय पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से डेल्टाई क्षेत्र में आते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिएगा गोदावरी और कृष्णा का डेल्टाई क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश में आता है, कावेरी का डेल्टा क्षेत्र जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, इन सभी के सघन आबादी वाले क्षेत्र वहां तक आपके चक्रवात आते हैं और यहां पर विनाशकारी प्रभाव इनके देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 2 है, क्वार की उमस क्या है। क्वार की उमस क्या है, क्या यह अक्टूबर में अत्यधिक ठंड की अवधि है, या यह मानसून वापसी के बाद में गर्म और आर्द्र परिस्थितियां हैं, या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली गर्मी है, या फिर गर्मियों के दौरान गर्म लहरों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है। तो देखिएगा क्वार की उमस आपके एक मानसून वापसी के बाद में गर्म और आर्द्र प्रकार की परिस्थितियां हैं। यहां पर आप एक ऑप्शन नंबर दे देखिएगा कि गर्मियों के दौरान गर्म लहरों यानी कि गर्म पवनों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है। वह शब्द कौन सा होता है, लू होता है। ठीक है, और इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, पूरा कंटेंट आपने आसानी से समझ लिया है। अगर ऐसा है तो अपने साथियों के साथ भी इसे प्रेषित करते रहना और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।